हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 15 चैप्टर को स्टार्ट करें जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है, हमने क्लास 7 में कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में बात की थी, जैसे पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। तो हम जानते हैं कि चक्रवात मानव जीवन की संपत्ति और मानव जीवन को हर तरह से क्षति पहुँचाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ विनाशकारी परिघटनाओं के बारे में भी हमने बात की थी। तो इनमें से हम दो अन्य जो है विनाशकारी परिघटनाओं, तड़ित और भूकंप, इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तड़ित यानी जो बिजली चमकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई बिजली का खंभा होता है, उस पर कोई अगर तार ढीले होते हैं तो वहाँ पे चमक आती है। ठीक है, वैसे ही विद्युत के खंभों, वैसे ही अलग हमें, जैसे कि कोई सॉकेट में प्लग लगा होता है, अगर ढीला होता है तो वहाँ से चिंगारी निकलती है। ठीक है, तो पहले के लोग ये नहीं समझ पाते थे कि होता क्या है, तो उन्हें लगता था कि ये भगवान का जो है ये क्रोध है, इसकी वजह से ये चमक रहा है। लेकिन अब हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होता है। ठीक है, लेकिन तड़ित जो है परंतु ये जो होते हैं बहुत घातक चिंगारियों से हमें बचना चाहिए, लेकिन फिर भी ये उतने भी इनसे हमें, मतलब जैसे पहले के लोग डरते थे उतना हमें नहीं डरना चाहिए। आगे है चिंगारियाँ, जिनके विषय में यूनानी जानते थे। 600 ईसा पूर्व पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब एम्बर यानी एक प्रकार की राल होती है, उसको फर से रगड़ा जाता है, ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। जैसा कि हम देखते हैं कि ठंडी में स्वेटर वगैरह पहनने पर और जब उसको निकालते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और अगर रात में अंधेरे में निकालते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे हमें कुछ चिंगारी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो करीब सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दर्शाया कि तड़ित और जो हमारे वस्तुओं में उत्पन्न चिंगारी है, यह एक वास्तव में परिघटना है। इसके लिए तथ्य को, इसके फैक्ट को मतलब साकार होने में, प्रूफ होने में करीब 2000 साल लग गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। तो विद्युत आवेश की प्रकृति को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो एक खाली रिफिल ली गई है बॉल पेन की, उसको क्या किया गया, एक पॉलीथीन से रगड़ा गया है। उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लिए गए हैं, उसके पास जब ले जाया गया तब देखा गया क्या होगा। ठीक है, इसी तरह अन्य वस्तुओं के साथ भी यहाँ पे देखा गया है। तो जब प्लास्टिक के रिफ़िल को पॉलीथीन के साथ रगड़ने के बाद उसको वहाँ पे जब पेपर के पास ले जाया गया तो देखा गया कि ये जो प्लास्टिक के रिफ़िल थे उस पर कुछ विद्युत आवेश अर्जित हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम जो प्लास्टिक की कंघी होती है उसको जब सूखे बालों से रगड़ते हैं तब भी इनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ठीक है, तो इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएँ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि रिफ़िल और प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाती है। यानी कि जिस चीज़ को आवेशित कर रहे हैं वो तो होगी आवेशित, लेकिन जिससे कर रहे हैं वो भी आवेशित हो जाती है। आगे है आवेशों के प्रकार और इनकी अन्योन्य क्रिया। यहाँ पे क्या किया गया है कि दो गुब्बारा लिया गया, दोनों गुब्बारे को एक ऊनी कपड़े से रगड़ा गया। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे दोनों को एक पास ले आया गया, तो देखा गया क्या हुआ, आकर्षण या प्रतिकर्षण। दूसरे क्रियाकलाप में देखा गया है कि यहाँ पे एक ग्लास ली गई, उसमें कई सारे रिफ़िल को रखा गया, एक रिफ़िल को ऊनी कपड़े से रगड़कर उन सबके निकट ले जाया गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्रियाकलाप किया गया, उसमें जो रिफ़िल थी एक ग्लास में, वहाँ पे एक जो यहाँ पे बलून था, इनको चार्ज करके एक दूसरे के पास ले जाया गया, तब देखा गया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिखाया गया है, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया है। ठीक है, तो यानी कि दो गुब्बारे अगर आपस में आवेशित एक पास हम ले जा रहे हैं तो वहाँ प्रतिकर्षण होगा। सेम वही क्रिया होगी रिफ़िल के साथ, लेकिन अगली क्रिया में हमने लिया था आवेशित गुब्बारा और आवेशित रिफ़िल, जो कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं और अलग जो आवेश होगा वो ऋण आवेश होगा। यहाँ पे देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट ले जाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। यानी कि कांच की छड़ पे एक अलग वहाँ पे चार्ज होगा। ठीक है, और जो हमने प्लास्टिक की स्ट्रॉ ली वहाँ एक अलग चार्ज हो, यानी कि इन दोनों में आकर्षण हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो चीज़ है यानी कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋण आवेश होना चाहिए, तो हमने समझ लिया। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश जो होता है वो स्थातिक होता है, वो कभी भी स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो हमें विद्युत धारा मिलती है, ठीक है, तब बल्ब जो है दीप्त हो जाते हैं। आगे है आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक बॉटल लिया गया है, ठीक है, एक बॉटल लेने के बाद यहाँ पे एक गत्ते पे एक छेद करके यहाँ पे पेपर क्लिप लगा के यहाँ पे एक जो एल्युमिनियम की पन्नी लगा दी गई है। उसके बाद एक आवेशित रिफिल को इसके पास ले जाया गया, तो देखा गया कि ये जो नीचे जो कॉपर की जो यहाँ पे क्लिप है, नीचे मतलब पन्नियाँ रखी गई हैं, वो इससे रिफिल से इस जो पेपर क्लिप के सहारे आवेश प्राप्त कर रही थी, ठीक है। तो जो समान आवेश वाली पट्टियाँ होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। और इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, और इस युक्ति को कहा जाता है विद्युतदर्शी, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमने पेपर क्लिप लेकर हमने एल्युमिनियम की पन्नी पर जो यहाँ पे चार्ज भेजे, तो इसका मतलब कि किसी आवेशित वस्तु से हमने जो रिफिल लिया वो आवेशित थी, ठीक है। तो उसके द्वारा हम किसी धात्विक चालक, यानी कि हम जानते हैं कि धातु जो थे वो विद्युत और उष्मा के सुचालक थे, ठीक। आगे है पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श किया गया तो पन्नी की जो पट्टियों में एक परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। वो अपनी जो पहले की स्थिति है उसमें वापस आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ से चार्ज हट गया रहता है, ठीक है। तो पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने और पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को यहाँ पे बार बार करके हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का जो आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ जो हैं वो अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्ककरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमने जब उसको टच किया तो उससे क्या हुआ कि जो आवेश था वो हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला गया, ठीक है, तो वो अनावेशित हो गया। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचने के लिए भवनों में भू संपर्कण की व्यवस्था की जाती है। आगे है तड़ित की कहानी। अब हम देखते हैं कि ये बिजली उत्पन्न कैसे होती है, ठीक। यहाँ पर हमने क्लास 7 में देखा था कि तूफान के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण यानी अलगाव होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी पूरी तरह से ये समझा नहीं पाए। इसमें ये है कि बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाता है और ऋणावेश बादलों के नीचे की ओर, ठीक है। तो धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब ये संचित आवेशों का परिमाण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वायु जो कि विद्युत का हीन चालक है, आवेशों के प्रभाव को नहीं रोक पाता। यानी कि जब बहुत ज़्यादा ये जो धनावेश संचय हो जाएंगे तो ये वायु भी उनको नहीं रोक पाती और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिल जाते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ हमें ध्वनि के साथ उत्पन्न होती दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देंगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं विद्युत विसर्जन। जैसा कि यहाँ पे में दिख रहा है, नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे माइनस आ रहे हैं, उसके ऊपर प्लस है। तो ये माइनस और प्लस जो होंगे जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें एक पतली धारा जो है ये विद्युत की दिखाई देती है, ठीक है। तो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या अधिक बादलों के बीच या फिर बादल या पृथ्वी के बीच हो सकती है, ठीक है। तो अब ये तड़ित जो हैं ये हमारे जो है इनसे बचने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं तड़ित से सुरक्षा में क्या है। तड़ित एवं झंझा यानी गरज वाले जो तूफ़ान होते हैं जिसमें बादल बहुत ज़्यादा गरजते हैं, तो इनमें हम कोई भी खुला स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है। गरज सुनते ही ये किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने के लिए कुछ देर हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मतलब अभी और है या नहीं होगी गर्जना, ठीक है। आगे है सुरक्षित स्थान का पता लगाना, ठीक है। कोई मकान या फिर भवन हमारे लिए सुरक्षित स्थान होता है। यदि हम बस से या कार से अगर यात्रा कर रहे हैं उस वक्त तो हमें उनकी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देने चाहिए। आगे है तड़ी झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें। पहला है बाहर खुले में।
तो खुले वाहन जो होते हैं जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माणकार मशीनें, ये सब जो होते हैं ये सुरक्षित नहीं होते हैं हमारे लिए। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं, ठीक है। और तड़ित में जो है छाता तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यदि हम वन में हैं या कहीं ऐसे हैं तो जहाँ पेड़ पौधे हों उनके वृक्ष के नीचे शरण ले लेनी चाहिए, ठीक है, वहाँ रुक जाना चाहिए। यदि किसी खुले क्षेत्र में है जहाँ पे कोई भी चीज़ हमें नहीं दिख रही है, वृक्ष भी नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे इस प्रकार से हमें बैठ जाना चाहिए। आगे है घर के भीतर, ठीक है, जैसे कि तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु की पाइपों पर आघात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें तड़ित झंझा के समय इन्हें नहीं टच करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन या बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, ठीक है, लेकिन किसी तारयुक्त फ़ोन का उपयोग करना सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से भी बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी, ऐसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए और विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है। अगला है तड़ित चालक, ठीक है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि भवन में एक ऊंचे ऊपर एक जो है लोहे का कुछ हमें दिखाई देता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो छड़ होते हैं इनको स्थापित करने के ये ज़मीन में काफ़ी नीचे, काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है और ऊपर इनको खुला रखा जाता है। तो धातु की छड़ विद्युत आवेश को जो है ज़मीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ का जो है प्रदान करेगी हमें। तो विद्युत तार और जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे अब यहाँ पे जो तड़ित चालक था यहाँ पे हमेशा ये बना हुआ रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगली परिघटना भूकंप, ठीक है। ये जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं वो मानव जीवन और संपत्ति के बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं, इसलिए हमें जो है इनकी पहले से कुछ भविष्यवाणी भी मिल जाती है कि कहाँ भूकंप आ रहा है, कहाँ पे मौसम ख़राब होगा, ठीक है। यदि तड़ित झंझा होता है तो इसके साथ सदैव तड़ित या चक्रवात की संभावना रहती है, इसलिए इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक विकसित नहीं कर पाए, यह है भूकंप, ठीक है। यह विशाल स्तर के जनजीवन और संपत्ति को हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। करीब 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार शहरों में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और इसके पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि भूकंप क्या होता है, ठीक है, इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कब आता है, ठीक है, इन सब बारे में। तो सबसे पहले भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत ही कम समय तक रहता है वो पृथ्वी का एक कंपन या कोई एक झटका होता है, या पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर, ठीक है, जो भूपर्पटी यानी सबसे ऊपर की सरफेस के भीतर गहराई में किसी एक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें नोटिस नहीं किया जाता है। जब बहुत बड़ा भूकंप आता है तभी इन्हें नोटिस किया जाता है कि भवनों, पुलों, बांधों को जब असीम क्षति पहुंचाते हैं। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन और सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं भूकंप का कारण क्या है, ठीक है। पहले के लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, लेकिन बाद में इनको बताया गया कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम अब जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्खलन आते हैं, ठीक है। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं, यहाँ पे दिखाया गया सबसे ऊपर की परत, ठीक है। उसके बाद प्रवाह है, अंदर बाह्य कोण और ये आंतरिक कोण, सबसे इनर, सबसे लास्ट पार्ट। तो पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है, ठीक है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं और ये निरंतर गति करते हैं जब एक दूसरे से रगड़ खाते या फिर टक्कर के कारण, ठीक। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पे ये प्लेट्स हैं, ठीक है, इनके बीच में टक्कर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आगे पीछे करती हुई यानी रगड़ती हुई, ठीक।
तो इस तरह से हमें भूकंप पता चलता है। यद्यपि हम भूकंप आने का निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय और स्थान की भविष्यवाणी कर सके। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने या फिर किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने या फिर किसी भूमिगत नाभिक विस्फोट के कारण जो उत्पन्न ये सारे भूकंप हमें मिलते हैं। ठीक, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देखें, प्लेटों में गतियों के कारण हो रहा है। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या फिर भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कुछ आशंकित क्षेत्र भी हैं, जैसे कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान और सिंध गंगा के मैदान। दक्षिण भारत के भी कुछ भाग इस खतरे में आते हैं। अगला है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने से व्यक्त किया जाता है। ये हमारे इम्पोर्टेंट है। रिएक्टर पैमाने से हम भूकंप की शक्ति को व्यक्त करते हैं। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने का परिमाण 7 से अधिक होता है। ठीक है, भुज और कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। आगे है, भूकंप पृथ्वी पर जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो भूस्पंद पृथ्वी के सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह एक कंपायमान छड़ या लोलक होता है। ठीक है, ये कंपायमान छड़ एक लोलक होता है। यहाँ पर ये जो होता है लोलक, वो जो भूस्पंद आने पर कंपन करने लगता है। इस कंपायमान तंत्र से के साथ एक पिन जुड़ा होता है। यह पिन उसके नीचे गति करने वाले कागज़ की पट्टी पर भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड करता रहता है। ठीक है, इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक जो होते हैं भूकंप का पूरा तरह से मानचित्र बना पाते हैं। ठीक है, आगे है, विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति, जैसे डेसिबल हमने देखा था, रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भूकंप से बचाव। ठीक, भूकंप से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये हम पहले से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि भूकंप बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। इसलिए इससे बचने के लिए जब भूकंपी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आने की आशंका होती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को इसके लिए विशेष रूप से तैयार होना पड़ता है। जैसे किसी योग्य आर्किटेक्ट या संरचना इंजीनियर से परामर्श करके ऐसे घरों का निर्माण किया जाता है जो भूकंप निरापद हो, यानी कि जहाँ पे भूकंप ना उसका असर ना हो। अगला है, अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा किसी मिट्टी या लकड़ी के पदार्थों का उपयोग करके इन घरों को बनाया जा सकता है जिससे क्षति कम हो। अगला है, अलमारियों या दीवार, ये जो होते हैं अलमारी, इनको दीवारों से जोड़कर यानी जड़ कर रखना चाहिए जिससे वो गिरे ना। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम और गाइजर या फिर जल तापक जो होते हैं, इनको लटकाते समय सावधानी से इनको बनाना चाहिए ताकि भूकंप आने पर ये तुरंत हमारे ऊपर ना गिर सके। ठीक है, भवनों में, कुछ भवनों में जो होता है भूकंप से हो सकता है आग लग सकती है, तो जैसे विशेष ऊंची इमारतों में, तो वहाँ पे अग्निशमन के सभी उपकरण तैयार रहने चाहिए। ठीक, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में हम बचाव किस तरह से कर सकते हैं। यदि हम घर में होते तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें या फिर झटकों के रुकने तक वहीं पर रहें। ऐसे ऊँचे या भारी वस्तुओं से दूर रहें जो हमारे ऊपर गिर सकते हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो वहाँ से उठना नहीं चाहिए और सिर का जो है तकिए से बचाव करना चाहिए। यदि घर के बाहर है तो भवनों, वृक्षों या ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहना चाहिए। किसी खुले स्थान को खोजना चाहिए और वहीं पर धरती पर लेट जाना चाहिए। यदि किसी कार या बस में है तो वहाँ से बाहर ना निकलें और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचना चाहिए ड्राइव करके। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले है, कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश या ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आगे है सजातीय आवेश, यानी कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो उनमें विद्युत धारा बनती है। जब कोई वस्तु आवेशित है यानी इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्करण कहते हैं। बादलों और पृथ्वी या फिर अलग बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है।
त्वरित आघात जीवन और संपत्ति को नष्ट कर सकता है। त्वरित चालक भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने या थर्राने को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आता है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। ये पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है और रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन और संपत्ति को अपार क्षति पहुंचाते हैं। हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, जो इसका हमने पहले डिस्कशन किया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।